वेलकम एवरीवन। डीजी साथ के ऑनलाइन क्लासेस में आज प्रोजेक्ट हाई स्कूल हरलाडी के शिक्षक के मूल रूप में मैं सफदर अली आप सभी के बीच पुनः उपस्थित हूं। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा प्रथम अध्याय विकास कक्षा दशम का कल समाप्त हो चुका है और आप सभी को उस विषय पे कुछ गृह कार्य दिया गया था। उस गृह कार्य को आप लोगों ने सबने बनाया था। कुछ देर पहले रिवीजन कंटेंट में हम आपसे बात कर रहे थे, आप लोगों ने दिखाया, बहुत अच्छे। चलिए हम कुछ उन्हीं विषयों पे पुनः चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये जो विकास है उसके बारे में जो हमारा एक्सरसाइज खत्म हुआ, एक तेजी के साथ हम पूरे उस पर रिवीजन कर लेते हैं। इसके लिए मैंने कुछ कंटेंट आप लोगों के लिए जमा किए हैं, उसे मैं शेयर करता हूँ आप लोग के बीच। आपके स्क्रीन पे दृष्टिगोचर होता हुआ होगा अध्याय समीक्षा के रूप में अर्थव्यवस्था के बारे में हमने पढ़ा। हमने जाना था कि पूर्व की कक्षा में हमने विकास के बारे में पढ़ा। विकास के बारे में सबसे पहले हमने पढ़ा था कि विभिन्न लोगों का विभिन्न प्रकार का विकास हो सकता है। इसका एक उदाहरण भी हमने लिया था कि एक जो मजदूर है वो चाहता है कि उसे ज्यादा मजदूरी मिले क्योंकि उसके पास खेत नहीं खेती करने को, परंतु एक खेत बड़ा जो किसान होता है वो चाहता है कि उसे सस्ती मजदूरी मिले। तो ये दोनों के विकास में अंतर हो सकता है, उनके सोच में अंतर हो सकता है कि वो किस प्रकार से अपने जीवन को विकसित करे। एक ज्यादा मजदूरी समाज में चाहता है, दूसरा समाज में कम मजदूरी चाहता है। तो इन सारी चीजों को जब हम देखते हैं, और भी बहुत सारी चीजें को, लड़कियां क्या चाहती हैं कि उन्हें चाहते हैं कि लड़कों के बराबर उन्हें आजादी मिले। ऐसे बहुत सारी चीजों को जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि समाज में विभिन्न लोगों का अलग अलग सोच हो सकता है विकास के लिए। ठीक है, तो ये विकास के लिए अलग अलग सोच है। अगर सभी लोग अगर ऐसे अलग अलग सोचे तो समाज में तो एक झगड़ा सा उत्पन्न हो सकता है ना। तो इस झगड़े को खत्म करने के लिए कुछ जो सरकारें होती हैं, वो क्या चाहती हैं कि समाज में सभी लोगों का एक सतत विकास हो, एक मजदूरी का एक ऐसा दर हो जिससे ना तो किसान को नुकसान हो, ना ही मजदूर को नुकसान हो, ना ही जो उद्योगपति हैं उन्हें नुकसान हो। तो सरकार ये जो तय करती है, यही हम अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं कि अर्थव्यवस्था में कैसे तय किया जाए कि सभी का सतत विकास हो। देखिए, जैसे कि हमने पढ़ा इसके बाद कि शुरुआती दौर पे एक आसान तरीका था कि विकसित देश उसे ही माना जाता था जो सबसे ज्यादा अमीर हो। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या मानते थे, जिनके पास सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है तो वो सबसे अमीर है। तो हम जब देखते हैं ऐसे अमीर की बात देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे कुछ ही लोगों के पास पैसे होंगे, पर वो देश तो प्रति व्यक्ति आय में आगे हो सकता है, पर सभी के पास पैसे जरूरी नहीं कि सभी के पास वो पैसे हों। ठीक है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय जब हम निकालते हैं तो देश का सभी लोगों का औसत निकालते हैं। कहने का अर्थ है कि हम उसमें किसको लेते हैं, देश के सबसे, अगर भारत की प्रति व्यक्ति आय निकाली जाए तो हम क्या लेंगे कि देश के सबसे अमीर व्यक्ति जो है मुकेश भाई अंबानी जो है ना, मुकेश अंबानी है, उनकी आय हो गई, अडानी इन सारे सब के साथ हम क्या करते हैं, हम देश के एकदम गरीब जो 100-150 रुपया कमाते हैं किसान, उनकी भी प्रत्येक दिन की आय, जो प्रत्येक दिन की आय होती है, उनको जोड़ देते हैं। ये करते हैं ना हम। तो इससे क्या पता चलेगा कि अब उनको अरबों रुपया में वो कमाते होंगे, ये 100-200 रुपया कमाते हैं। जब इन दोनों का जब हम औसत निकालेंगे तो इसके बीच में तो वो अरब और 100 रुपये का बीच का औसत तो कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब सीधा सीधी उस 1 अरब का औसत अगर निकालेंगे और 100 का, तो हो जाएगा 1 अरब का आधा रुपया हो जाएगा। तो क्या वो गरीब किसान के पास उतने पैसे होंगे? नहीं होंगे ना। तो बहुत सिंपल सी बात है कि ये बता नहीं सकता कि प्रति व्यक्ति आय, ये हमें नहीं बता सकता कि समाज में जो धन का वितरण है वो बराबर रूप से है या सभी के पास है। हमने एक चित्र भी देखा था कि एक जगह 4 कुर्सियां हैं, उसमें 5 आदमी दब दब के बैठ गए हैं, आराम से बैठ गए हैं पांचों मिलजुल कर। और एक जगह 4 कुर्सियां रखी हुई हैं, उसमें 3 कुर्सी में सिर्फ एक आदमी बैठा हुआ लेट के और एक कुर्सी में बाकी आदमी बैठे हैं। तो ये तो बड़ा मतलब अच्छी बात है नहीं, क्योंकि यहाँ पे आय का वितरण अच्छा नहीं है। तो कहने का मतलब है कि
विकास का अर्थ सिर्फ प्रति व्यक्ति आय होना संभव नहीं है। ऐसे वर्ल्ड बैंक जो है, विश्व बैंक, मैं आपको अभी बता रहा था कि एक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, ठीक है, 1944-45 के आसपास। उसमें ये दो चीजों का जन्म हुआ था, जिसे मतलब सिस्टर, मतलब ट्विन सिस्टर कहते हैं। जो पहला क्या था, एक तो वर्ल्ड बैंक था और दूसरा एक IMF था, ठीक है। ये दोनों क्या करती है, विश्व की वैसी अर्थव्यवस्था जो देश किसी कारणवश कमजोर होते जा रहे हैं, जहाँ पैसे की कमी हो गई है, मान लीजिए बाढ़ आ गया उस देश में, लोग गरीब हो गए, अकाल पड़ गया, गरीब हो गए, कुछ गृह युद्ध में लोग आपस में लड़ने लगे, उद्योग धंधे चौपट हो गए, गरीब हो गए, तो वहां पे क्या करती है, पैसे देती है। क्या करती है, पैसे देती है आपको, और उस देश को क्या करती है, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है। तो ये वर्ल्ड बैंक का काम है। तो वर्ल्ड बैंक क्या करती है, विकास को कैसे मापती है, उस देश के प्रति व्यक्ति आय से, सिर्फ प्रति व्यक्ति। और वर्ल्ड बैंक क्या निकालती है, देखिए ये सब रिविजन हो रहा है, आप कलम कॉपी लेके बैठेंगे, आप मेरी बात में इंपोर्टेंट बात को नोट करेंगे। वर्ल्ड बैंक क्या निकालती है इसके लिए, विश्व विकास रिपोर्ट निकालती है, ठीक है। विश्व विकास रिपोर्ट में जिस देश की सबसे ज्यादा आय होती है, वही उस देश की क्या कहलाती है, जिस देश की सबसे ज्यादा आय होती है वो सबसे विकसित देश, विकसित देश समझा जाता है। जिनकी कम आय होती है उसे निम्न आय वाला देश कहते हैं। तो आपको पता चल गया होगा, अध्याय में हमने पढ़ा था कि 18,056 यूएसडी, यूएसडी मतलब यूनाइटेड स्टेट में जो चलता है डॉलर, दुनिया में अभी सबसे ज्यादा व्यापार उसी मुद्रा में होता है, ठीक है। तो उस यूएसडी के हिसाब से 18,056 रुपये, सॉरी 18,056 यूएसडी जो यूएस डॉलर है, उससे ज्यादा जिनकी, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय होगी, उसे उच्च आय वाला देश कहा जाएगा विकास के रूप में। तो उच्च आय वाले देश में कौन कौन आते हैं, जैसे अमेरिका है, फिर जाके आपका यूरोपियन कंट्री है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, इटली है, और फिर बहुत सारे, ये तो विकसित देश है, और बहुत सारे देश कौन आ जाते हैं, ये सब भी आ जाते हैं, सऊदी अरबिया हो गया, कुवैत हो गया, इनके पास तेल का था, पैसा है, तो ये सब भी बहुत ज्यादा उच्च आय वाले देश है। यहाँ तक कि आप जान जाए कि अमेरिका से भी ज्यादा उच्च आय वाले देश कुवैत, ये सब है, ठीक है। उसके बाद हम क्या जानते हैं कि निम्न आय वाले देश कौन हो जाते हैं। निम्न आय वाले देश वो हो जाते हैं जिनका $995 से कम प्रति व्यक्ति आय है। ऐसे देश क्या हो जाते हैं, घाना हो गया, अफ्रीकन देश बहुत सारे जो हैं, और एशिया के कुछ देश, ये निम्न आय वाले देश हैं। हो गया, घाना हो गया, इथोपिया हो गया, और बहुत छोटे छोटे देश हैं जिनकी आय जो $995 से, छोटे नहीं कहा जा सकता, एरिया में तो बड़े हैं, पर उनकी आय काफी कम है प्रति व्यक्ति आय, तो वो निम्न आय वाले देश है। और जब इन दोनों के बीच जो होता है $995 और $18,056 के बीच जो होता है, इसके बीच जो होता है वो, सॉरी 12,056, मैं तब से 18,056 बोल रहा हूँ। इसके लिए एक आंकड़े को मैं किताब से देख के बेहतर होगा कि इसे हम किताब से देख लें। आई थिंक ये बुक में, हमारे स्क्रीन में बुक आ रहा होगा। तो वर्ल्ड बैंक हमारा, आपके स्क्रीन में मैं बुक को शेयर कर रहा हूँ। कोई बच्चा बता सकता है कितना था स्क्रीन में? वर्ल्ड बैंक कितना समझता है, कितने डॉलर को लेता है? आप सभी जब एक्सरसाइज पढ़ते हैं तो क्या आप एक्सरसाइज को चाहते हैं कि उससे मैं, तो मैंने आपको बताया ही था कि वर्ल्ड बैंक जो है वो 12,056 से जिनकी ज्यादा आय होती है उन्हें उच्च आय वाला देश, ठीक है, और 995 से नीचे वाला निम्न आय वाला, और इनके बीच जो होते हैं वो क्या होते हैं, मध्य आय वाले देश होते हैं, ठीक है। भारत की जो आय है वो $1820 प्रति वर्ष है, ठीक है। मैं इसे बार बार आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये 2017 का, ठीक है। यहाँ पे देखिए भारत की जो आय है 1820, यहाँ देखिए ये $1820 प्रति वर्ष है, ठीक है। तो हम मध्य आय वाले देश हैं। तो आपको मैं बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम जो आय के मानक हैं उसको अलग अलग तरीकों से हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है।
तो हम फिर ठीक है, अब इन चीजों के पे आगे आते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अब क्या वर्ल्ड बैंक जो तय करता है वो पूरी तरीके से सही है। हम बार बार जान रहे हैं कि हमारे विकास के मानक अलग अलग हो सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि एक बात तो हमने जाना कि शायद धन का सारी जगह अगर बराबरी से वितरण ना हो तो वो देश के पूरे विकास को नहीं दर्शा सकता। मैं आपको एक बात बता भी दे रहा हूँ, जिस देश में एक आदमी के पास सारा पैसा होगा, जिस देश में एक ही आदमी के पास सारा पैसा होगा, वो देश कुछ दिन बाद बहुत ही कमजोर हो जाएगा। क्यों कमजोर हो जाएगा? क्योंकि वैसा देश क्या होता है, वैसा देश जिसके पास एक ही आदमी के पास सारा पैसा होता है, वैसे देश अपने अपने आय को जो है वो ऐसा देश जिस देश में वैसा देश जिस देश की आय एक ही आदमी के पास होगी, मतलब पूरा इनकम एक ही आदमी के पास होगा, तो उस देश में बाकी लोग के पास परचेजिंग क्षमता नहीं होगी। परचेजिंग मतलब कहना क्रय शक्ति नहीं होगी ना, वो चीज को खरीद नहीं पाएंगे। जब चीज को खरीद नहीं पाएंगे तो व्यापार नहीं होगा, और जो देश में व्यापार नहीं होगा वो देश धीमे धीमे क्या होगा, गर्त में चला जाएगा, क्योंकि वहां कोई चीज बनेगी नहीं, वहां खेती नहीं हो पाएगी, कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसी वस्तु पे हम आगे जब आते हैं तो फिर आखिर वो क्या चीजें हैं कि जो कि विकास के अन्य मानकों को बतलाती है, मापदंड को बताती है। तो इसी प्रकार से संस्था है, कल भी मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास कॉपी पेन हो तो नोट जरूर कीजिएगा। वो संस्था का नाम है यूएनडीपी। क्या नाम है उस संस्था का? नाम है यूएनडीपी। यूएनडीपी का अर्थ होता है, उस संस्था का नाम है यूएनडीपी। यूएनडीपी का अर्थ होता है, यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये जो संस्था है इसका उदय हुआ था 22 नवंबर 1965 को। कब हुआ था? 22 नवंबर 1965 को। ये क्या करती थी, विश्व के देशों का सारे मापदंड, जो इंपोर्टेंट मापदंड है, उन मापदंडों से विश्व के विकास की पर नजर रखती थी। और इसी संस्था ने एक एचडीआई जारी करती है। एचडीआई का फुल फॉर्म है, जो ये संस्था जारी करती है, आप इन चीजों को नोट करते जाइएगा। एचडीआई का फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये क्या कहलाता है? मानव विकास सूचकांक। इंडेक्स का अर्थ सूचकांक। तो ये जो मानव विकास सूचकांक है, ठीक है, मानव के विकास का रिपोर्ट है, ये आखिर क्या क्या चीजों को लेता है? ठीक है, तो ये क्या क्या चीज को लेता है मानव विकास सूचकांक? मानव विकास, अच्छा एक बात और जान जाए जो बुक के अतिरिक्त आपको जानकारी होनी चाहिए। मानव विकास सूचकांक जो है, इसका गणना जो किया था सर्वप्रथम, वो किया था महबूबुल हक ने, जो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं। और एक बड़ी अजीब सी बात है कि उनका देश खुद ही इस लिस्ट में, एचडीआई में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में काफी पीछे है। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक में आर्थिक विकास के तत्व क्या क्या चीज को और लिया जाता है? वो लिया जाता है क्या क्या? शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय। क्या चीज को लिया जाता है? 3 चीजों को लिया जाता है, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय। देखिए ये तीनों क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, शिक्षा, अब देखिए अगर किसी शिक्षित व्यक्ति है उसे नौकरी मिल जाती है, शिक्षित व्यक्ति है वो डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, साइंटिस्ट बन जाता है, वो देश में कुछ नया चीज बना सकता है। और ये जो नया चीज होता है लोग जल्दी खरीदते हैं ना। पहले एक टाइम था आपके घर में टीवी उवी खूब चलता था, आराम से लोग टीवी यूज करते थे, उपयोग करते थे। जैसे ही टीवी के बाद एलसीडी आया, लोग ने एलसीडी खरीद लिया। एलसीडी के बाद देखना, अब तो टीवी लोग देखना छोड़ चुके हैं, छोटा मोबाइल आया था, लोग बात करते थे, अब बड़े मोबाइल स्क्रीन वाले आ गए। आज देखिए ऐसा खोज हो चुका है कि आप घर बैठे मेरे से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो विकास ही है ना। तो ये शिक्षा से ही संभव हुआ ना, जिन्होंने पढ़ा लिखा तभी तो ये चीजें खोज के लाए। तो शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन शिक्षा कब अच्छी होगी? जब उस देश का जो नागरिक होगा वो स्वस्थ होगा। स्वस्थ, जीवन प्रत्याशा शब्द थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन जीवन प्रत्याशा शब्द का अर्थ बहुत ही अच्छा है। जीवन प्रत्याशा का मतलब किसी देश के नागरिक की जो जन्म के बाद जीवन जीने का
समय जो होता है, कहने का मतलब उस देश का औसत जो समय होता है, कोई देश का जन्म के बाद उस देश के जो नागरिक हैं, जन्म के बाद कितने साल जी सकते हैं, उसका जो औसत निकाला जाता है, ठीक है? औसत आयु जिसको बोलते हैं। कहने का मतलब औसत आयु, भारत की अगर औसत आयु निकाली जाती है अन्न की, तो भारत की 68 साल जैसे औसत आयु, ठीक है? बगल में श्रीलंका है, उसकी 75 साल औसत आयु। तो ये हम औसत आयु निकालते हैं। तो अगर किसी के यहाँ मेडिकल सुविधाएँ अच्छी है, अगर इलाज अच्छा हो रहा है, ठीक है? तो वो जगह लोग ज़्यादा जिएँगे, चूँकि देखते हैं ना बहुत लोग जवान में छोटी-मोटी बीमारी में डेथ कर जाते हैं जवानी में ही। क्यों? पता चलता है, या बच्चे भी, छोटे से बच्चे, थोड़ा-सा बुखार आया, हॉस्पिटल आप नहीं ले जा पाए, झोला-छाप डॉक्टरों से इलाज हुआ, डॉक्टर अच्छे नहीं मिले, बच्चे का डेथ हो गया। जबकि जहाँ पे अगर अच्छा सुविधा है, वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे तो तुरंत आप उनका इलाज करवा लेंगे और वो बच्चे बच जाएँगे, तो वो बच्चे बचेंगे तो लंबी ज़िंदगी जिएँगे। जब लंबा जीवन जिएँगे, तो उस देश की औसत आयु ज़्यादा हो जाएगी और इसी को जीवन प्रत्याशा कहते हैं। मतलब जीवन प्रत्याशा एक्चुअली स्वास्थ्य का घोतक है, ठीक है? और तीसरा ये लेता है प्रति व्यक्ति आय, किसको? वही जो वर्ल्ड बैंक लेता है। कहने का मतलब ये 2 चीज़ को और लेता है, शिक्षा, और क्या लेता है? जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय लेता है, ठीक है? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये सब जान गए। इसके बाद एक चीज़ हम लोगों ने और पढ़ा था, बीएमआई पढ़ा था। क्या पढ़ा था? बीएमआई। इसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। हमने पढ़ा था कि जो बच्चा, ठीक है? या जो भी आदमी अपने उम्र के हिसाब से उनकी वज़न होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उसके उम्र के हिसाब से वज़न और ऊँचाई होनी चाहिए। ये मेडिकल साइंस कहता है। तो उसी के अनुरूप हम क्या, अगर कोई बच्चा, कोई वयस्क जो है अल्प पोषित है, मतलब उनको खाना नहीं मिल रहा है, तो वो क्या होंगे? पतले हो जाएँगे, उनका वज़न कम हो जाएगा और जब वज़न कम होगा तो ये पता चलता है कि उसमें पोषण नहीं मिल रहा है। और जब कम वज़न है, इसी के लिए डॉक्टर लोग जो होते हैं, मेडिकल साइंस के लोग शरीर के द्रव्यमान सूचकांक के द्वारा पता करते हैं कि आखिर उनको पोषण अच्छे से मिल रहा है कि नहीं। इसकी गणना करना बहुत सरल है। इसमें क्या किया जाता है, जो लोग जिनकी जितनी उम्र है पूछी जाती है, पता किया जाता है। अगर कोई 25 साल का है, तो उनसे पूछा जाता है, आप 25 साल के हो तो आपकी उम्र, वेट कितना है? अगर कोई 25 साल का आदमी हो और उसका वेट हो 35 किलो, तो वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा वो बंदा? वो बंदा सिंपल सा है कि वो कहलाएगा कि भाई ये तो क्या है? अल्प पोषित है। इसके ये तो बड़ा पतला है, बड़ा कमज़ोर है। तो यही कहता है कि अगर वज़न अपने उम्र से कम हो तो उसे अल्प पोषित कहते हैं। आपको ये भी पता होगा कि एक स्वस्थ होना, एक सही वज़न होना काफ़ी ज़रूरी है। आप जानते होंगे कि शिशु के जन्म के समय भी माँ का वेट कराया जाता है, बच्चे का वेट क्यों कराया जाता है? ये जाना जाता है कि वो स्वस्थ है कि नहीं, उनका बच्चा स्वस्थ होगा कि नहीं। ये चीज़ें हर लोग मतलब करवाते हैं, यही है। और ये जो शरीर द्रव्यमान को जाना जाता है, यही शरीर द्रव्यमान सूचकांक कहलाता है, ठीक है? तो इसके आगे जब हम बढ़ते हुए जाते थे, तो उसके बाद हमने इंडेक्स को देखा था, पता किया था कि भारत काफ़ी पिछड़ा हुआ है एचडीआई में भी, 133वें नंबर पे है। हमारा बगल का देश श्रीलंका हमसे काफ़ी आगे है, ठीक है? इसके अलावा पाकिस्तान हमसे कुछ पीछे है। नेपाल, जिसकी प्रति व्यक्ति आय हमसे बहुत कम है, पर उसकी इलाज की, मतलब वो इलाज के मामले में हमसे काफ़ी आगे है, वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएँ बेहतर है। बांग्लादेश जो हमसे काफ़ी पीछे है, पर वहाँ का औसत आयु ज़्यादा है, मतलब उसकी भी स्वास्थ्य सुविधाएँ हमसे बेहतर है। तो ये हमको क्या समझ में आ रहा है कि भारत अभी भी कई चीज़ों में विकास करना उन्हें ज़रूरी है, ठीक है? और इसके आगे हम फिर जाते हैं, वापस लौटते हैं। इन सारे चीज़ों के बाद जब हम फाइनली पहुँचते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं धारिता का सिद्धांत के बारे में पढ़े थे। धारिता का सिद्धांत क्या कहता है? कि ऐसा सिद्धांत जिसमें हम भविष्य के बारे में सोचते हैं। क्या सोचते हैं? कि हमारे जो भविष्य के आने वाले लोग हैं, जो संसाधन हमारे सीमित हैं, उसमें पर हमारी तो इच्छाएँ असीमित है ना। हम क्या चाहते हैं? कि जितना चाहे हमको मिल जाए, सारा कुछ मिल जाए। क्या हम चाहते हैं? दुनिया की सारी चीज़ हमको मिल जाए, अभी मिल जाए। जितना ज़्यादा धन कमा सके, कमा ले। पर साधन तो सीमित है। आपको अभी हमने डाटा के सहारे बताया था ना कि जो दुनिया का जो तेल है, अभी जो खोजा जा चुका है, वो सिर्फ 50 साल चल सकता है, पूरे दुनिया का तेल। अब बताइए, 50 साल बाद जो अगले, जो हमारे बाद के जो वंश आएंगे,
उनके पास तो पेट्रोल होगा नहीं। अब जब पेट्रोल नहीं होगा तो उनकी गाड़ियां कैसे चलेगी, उनके घर कैसे। एक बात समझ लीजिए कि अगर दुनिया में तेल खत्म हो जाए तो सारे के सारे चीज तो संकट, सभी चीज में संकट उत्पन्न हो जाएगा। गाड़ी चलने में संकट है, काम करने में संकट है, हर चीज में आप इधर से उधर नहीं जा पाए। अभी देखिए कोरोना के टाइम में जो लॉकडाउन है, गाड़ियां नहीं चल रही है तो पैदल चलना पड़ रहा है, कितनी परेशानी हो रही है। हम पुराने युग में लौट आए हैं पैदल चलने में, ठीक है। तो पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगा, लोग मशीन नहीं चलेंगे, कपड़े नहीं बनेंगे, सबको फिर आपको समझ लो कैसा हालत होने वाला है, ठीक है। अगर आपने इस पे सोचना नहीं शुरू किया, अगर आपने ये नहीं सोचा कि हमको भविष्य की चीजों को बचा के चलना है। आपको ये भी समझा रहा था ना कि जमीन के नीचे हम जो हमारा जो भू जल का स्रोत है वो भी धीमे धीमे सूख रहा है। पहले बहुत जल्दी पानी निकल जाता था, परंतु हम क्या कर रहे हैं, इतना ज्यादा पानी का दोहन जमीन से कर रहे हैं कि वो धीमे धीमे नीचे हो जा रहा है और भारत के बहुत सारी जगह में सूखे की स्थिति है, जमीन में पानी ही नहीं है। अब सोचिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना लें और 50 साल बाद हमारे यहाँ पानी नहीं रहे तो हमें तो घर छोड़ के जाना पड़ जाएगा। तो ये सब चीजों को हम लोगों को सोचना पड़ेगा। तो भू जल स्तर को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जमीन में जहाँ पे हमारा नल है, जहाँ पानी कम पहले तो बहाएंगे, वो तो सबसे अच्छी चीज है। दूसरा है जहाँ पानी बह के जाता है वो नदी नाली और इसके सहारे बह के समुद्र में ना चला जाए, हम उसे के बगल में सोख्ता का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या करता है, वो पानियों को वहीं पे जमा करके वापस जमीन के अंदर चेक कर देता है। अब नहाए धोआए हमारा पानी जो बहा वापस जमीन के अंदर चला गया तो भूजल का स्तर बना रहेगा। तो ये तो तरीका था कि हम भूजल के स्तर को बनाए। पर तेल जो हमारा खत्म हो रहा है उसके लिए क्या करें, तो हमें नवीनकरणीय ऊर्जा के संसाधन ढूंढने पड़ेंगे भावी पीढ़ी के लिए, ठीक है। और इसको जब हम करते हैं, भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर हम जब विकास करते हैं, तो इसे हम धारिता का के साथ विकास कहते हैं, धारिता का सिद्धांत कहते हैं कि जमीन की धारिता को, जमीन के पोषण चीजों को लोगों के लिए बचा के चलना, और इसको सत पोषणीय विकास भी कहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, एक बहुत आसान तरीका है कि हम क्या करेंगे कि नवीनकरणीय ऊर्जा का यूज करेंगे। कल मैंने आपको एक बहुत अच्छी बच्ची का नाम भी बताया था जो नोबेल के लिए नामित हुई थी इस एक्सरसाइज में। मैं तेजी से सारा रिवाइज कर दे रहा हूँ। उनका नाम क्या था, ग्रेटा थनबर्ग, स्वीडन की है। स्वीडन की बच्ची, सिर्फ 8th क्लास की, 12 साल उम्र है, जिसे नोबेल पुरस्कार के लिए, विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार के लिए नामित किया गया। वो पर्यावरण के लिए इतनी ज्यादा ये थी, जो पेड़ काटे जा रहे थे उसके लिए उसने अपने देश के संसद के सामने प्रदर्शन किया। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि स्वीडन देश के सबसे ज्यादा शुद्ध हवा यानी सबसे ज्यादा पर्यावरण, अच्छे पर्यावरण वाले देशों में से एक है। फिर भी वहां की बच्ची अपने देश के संसद के सामने बैठ गई, अपना पढ़ाई छोड़ दिया। वो हर फ्राइडे के रोज, शुक्रवार को, आज ही के दिन में अपने देश के संसद के सामने पोस्टर लेके बैठे रहती थी कि पेड़ को बचाना है, दुनिया को, हमको अपने भविष्य के लिए, हमारी भावी पीढ़ी के लिए हमें पेड़ को बचाना। नहीं तो बच्ची मतलब जब वो स्पीच देती थी वो रोती थी कि आखिर जब भविष्य के जो बच्चे आएंगे, भविष्य के लोग आएंगे, वो कैसे जीवित रहेंगे, क्या उनके पीठ पे ऑक्सीजन के सिलेंडर के बक्से रखे रहेंगे। अगर सोच लिया जाए, अभी आप स्कूल बस्ता नहीं उठा रहे हो, आपको आराम से आपके पीठ पे हम 25-25 केजी का सिलेंडर डाल दें कि ऑक्सीजन लेके घूमना है, क्योंकि बाहर का जो हवा है वो सांस लेने लायक नहीं है, बाहर तुम हवा में मर जाओगे। अगर पेड़ काटते जा रहे हो तो ऐसा समय आ जाएगा, सोचो कितना कठिन समय होगा। तो उस बच्ची ने इस पे ध्यान दिया और इतना ज्यादा उसका नाम हुआ कि उसे यूएन तक बुलावा आया। पर वो बच्ची भी कितने पर्यावरण को सोचती थी। यूएन जाने के लिए उसने किस चीज का प्रयोग किया, किस चीज का, नवीनकरणीय संसाधन, मतलब नवीनकरणीय ऊर्जा, मतलब सौर ऊर्जा से चलने वाले बोट का प्रयोग किया। काफी समय लगे उसको पहुंचने में, थोड़ा ज्यादा समय लगा। उसने हवाई जहाज से सफर नहीं किया क्योंकि उसको ईंधन में पेट्रोलियम लगता है, ना ही उसने मोटर बोट से सफर किया, वैसे मोटर बोट से जिसमें पेट्रोल या ईंधन का खपत होता है। उसने क्या, नवीनकरणीय ऊर्जा के संसाधन का प्रयोग किया। और क्या किया, सोलर पैनल के सहारे चलने वाले, सौर पैनल के सहारे चलने वाले बोट का उपयोग किया और यूएन में जाके लेट भी, पर उन्होंने अपना स्पीच दी। तो बच्चा भी कितना सोचता है। इसके अतिरिक्त जो लास्ट हमारा कॉलम बचा था, वो हम लोग पीडीएस के बारे में पढ़े थे, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पोषण को बनाए रखने के लिए सरकार क्या करती है, जन वितरण प्रणाली खोलती है। जैसे बहुत गरीब लोग हैं जिनको चावल भी नहीं मिल रहा है खाने के लिए, आपको पता है ना, कोटा में चावल मिलता है, आप लोग कोटा बोलते हैं, डीलर बोलते हैं। आज से आप लोग ये शब्द नहीं यूज करेंगे, आप क्या यूज करेंगे, जन वितरण प्रणाली दुकान, ठीक है।
उसको जन वितरण प्रणाली की दुकान कहेंगे, ठीक है। वहां पे सरकार आपके लिए क्या लाती है, चावल को, गेहूं को, नमक को, तेल को, ये सब देती है। क्यों देती है? कि कोई भी व्यक्ति पोषण से अछूता नहीं रहे, उसका जो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स है, वो कमजोर ना पड़े, ठीक है। तो चलिए बहुत अच्छे, इस तरीके से हमने ये पूरा एक्सरसाइज पढ़ा था। चलिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, मैं आपको फिर से आपको दिखा दूं, इन सबको आप ध्यान में रखिएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर पे जाते हैं, ठीक है। देखिए, किसी वर्ष में पैदा हुए प्रति 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले शिशुओं की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बताया था कि शिशु मृत्यु दर के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो हम स्वास्थ्य की बात कर रहे थे। हमने जब इसी एक्सरसाइज में केरल और हरियाणा के बारे में पढ़ा था तो पता चला था कि हरियाणा में 33 बच्चे 1000 में मर जाते हैं, और मतलब और जो केरल में सिर्फ 10 बच्चे। इससे पता चलता है कि आय तो कम जरूर है केरल का हरियाणा से कुछ, लेकिन वो स्वास्थ्य के मामले में बेहतर है। अच्छा, वे सुविधाएं जो मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार उपलब्ध कराती है उसे सार्वजनिक सुविधाएं कहते हैं। तो मानव जीवन, हमने अपना बताया ना कि पोषण, पोषण तो हमारा जीवन है। हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो फिर हम पढ़ेंगे। एक बीमार आदमी तो पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर सकता ना, तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो ये सार्वजनिक सुविधाएं जो क्या क्या है, रक्षा, स्वास्थ्य, अस्पताल, पुलिस, सरकारी विद्यालय, शौचालय, प्रदूषण। आप बताइए, आपके गांव में भी स्कूल है ना सरकार का? सरकार पैसा नहीं लेती है ना, बहुत ज्यादा फीस, प्राइवेट जैसा कुछ भी नहीं लेती, ठीक है। और क्या, स्वास्थ्य केंद्र है, सरकारी हॉस्पिटल में भी पैसे नहीं लगते। आपका जन वितरण प्रणाली दुकान भी इस सार्वजनिक सुविधाओं के रूप में आता है, ठीक है। शौचालय का निर्माण देखिए सबके घर में कराया सरकार की प्रदूषण ना होए, ठीक है। तो ये सब चीजों ने सरकार हमेशा कराते रहती है। अब क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, समानतः किस देश का विकास, समानतः किसी देश का विकास किस पर निर्भर करता है? तो पहला क्वेश्चन आते के साथ आता था प्रति व्यक्ति आय पे, औसत साक्षरता दर पे, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर। तो इसका आंसर है तीनों, उपरोक्त सभी होगा। क्योंकि प्रति व्यक्ति आय तो निर्भर करता ही है। हम विकास, जब विकास में UNDP की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो वो क्या कहता है कि विकास निर्भर करता है HDI पे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे, यानी मानव विकास सूचकांक पे। अब मानव विकास सूचकांक क्या बोलता है कि प्रति व्यक्ति आय भी जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है, और स्वास्थ्य भी जरूरी है। तो उपरोक्त सभी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पड़ोसी देश में मानव विकास के बारे में कौन सबसे ज्यादा विकसित है? तो हमने देखा ना, श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय भी ज्यादा है। श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय भी ज्यादा है। श्रीलंका की हमारे से उम्र जो है, मतलब औसत आयु भी ज्यादा है। इस तरीके से हमने देखा था कि हमारे पड़ोसी देश में मानव विकास सूचकांक में हमसे आगे कौन है? श्रीलंका है। छोटा सा देश है हमारे नीचे, पर हमसे आगे है। तीसरा क्वेश्चन था, मान लीजिए एक देश में 4 परिवार हैं, 4000, 7000, 3000, तो इनका औसत क्या होगा? तो बड़ा सिंपल है, औसत निकालने का बात है कि चारों परिवार का हम आय को जोड़ देते हैं और 4 से भाग लगा देते हैं, तो आपका आंसर आ गया होगा। आप देख लेंगे कि कितना आया है, चारों का आय जितना था उसमें 4 से भाग लगा देंगे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन था, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करता है, अगर कोई है तो क्या सीमा है? उस वर्गीकरण की क्या सीमा है, क्या मापदंड? विश्व बैंक, UNDP, या फिर विश्व बैंक जो है, हमारा चौथा क्वेश्चन है, क्या मापदंड का प्रयोग करता है? तो विश्व बैंक क्या करता है? विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए जीवन के स्तर को ऊंचा होने केवल आय ही तो क्या करता है? औसत आय का क्या करता है? प्रति व्यक्ति आय को लेता है। क्या लेता है विश्व बैंक? औसत आय या प्रति व्यक्ति आय को लेता है, ठीक है। तो वो क्या जो काम करता है, कोई सीमाएं हैं क्या? ये सीमा है इसका, कोई सीमा है? तो बिल्कुल इसकी सीमाएं हैं। प्रति व्यक्ति आय से हम ये नहीं कह सकते कि उस देश में जो सर्वांगिक सारे लोगों के आय अच्छी है, सभी लोग का विकास हो रहा है, ठीक है। इसको जानने के लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत होगी? हमें जानना पड़ेगा मृत्यु दर को भी, साक्षरता को भी, स्वास्थ्य आदि को भी। ये सारी सीमाएं हैं विश्व बैंक की। क्वेश्चन 5 है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, विकास मापने का UNDP का मापदंड किन पहलुओं से विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? तो UNDP का जो मापदंड है विकास मापने के लिए, उसमें UNDP क्या क्या चीज को ले लेता है? UNDP जो अपना HDI निकालता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो आप ऐसे लिखेंगे, जो दिख रहा है उससे अच्छा भी आप लिख सकते हैं कि UNDP
विकास को मापने के लिए HDI निकालता है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से, मानव विकास सूचकांक के हिसाब से विकास को मापने के लिए शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और क्या, प्रति व्यक्ति आय, तीनों की जरूरत है। जब स्वास्थ्य की बात करेंगे, अगर अच्छे स्वास्थ्य होगा तो मृत्यु दर तो खुद कम हो जाएगा, ठीक है। स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होगी तो मृत्यु दर कम हो जाएगा। और जब अच्छा शिक्षा होगा, अच्छे से ज्यादा लोग पढ़ेंगे तो स्कूल का नामांकन तो ज्यादा ही होगा ना। तो आप अपने से भी अच्छे से लिख सकते हैं, जैसा लिखा है उससे भी बेहतर लिख सकते हैं। हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं? सीधी सी बात है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अपने से बना लेना। औसत से हमें पता चल जाता है कि उस क्षेत्र का एक अनुमान हम लगा लेते हैं कि उस क्षेत्र में मिनिमम जो लोगों की जो, या फिर उस क्षेत्र की औसत आयु क्या है, मतलब उसके गरीबी का स्तर क्या है, उस क्षेत्र की समस्या क्या है, ये हम निकाल लेते हैं औसत निकाल के, ठीक है। लेकिन कभी कभी औसत हमें गड़बड़ा भी देता है, ठीक है। बताया था ना कि अगर देश में खाली एक ही आदमी अमीर हो जाए तो पूरा औसत का मतलब गड़बड़ हो जाएगा, हम सभी को अमीर समझ लेंगे, ठीक है। तो औसत, इसी के लिए तो औसत को छोड़ के हमने फिर क्या यूज किया, शिक्षा स्वास्थ्य के औसत को भी लिया। आगे आते हैं प्रति व्यक्ति आय। 7 क्वेश्चन है। प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का मानव विकास क्रमांक पंजाब से ऊंचा है, इसलिए प्रति व्यक्ति पंजाब से ऊंचा लिखा है। हम हरियाणा के बारे में पढ़ रहे थे, क्यों ऊंचा है, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोग बनाए भी थे इस क्वेश्चन को, कि जानते हैं कि क्योंकि वहां जो शिशु मृत्यु दर है केरल का, वो पंजाब से बेहतर है या हरियाणा से बेहतर है, शिक्षा की स्थिति वहां से बेहतर है, स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर है, इसलिए वो विकास के क्रम में पंजाब से ज्यादा है या केरल हरियाणा से ज्यादा है, केरल पंजाब या हरियाणा से ज्यादा है। भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों की संभावना है, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, वैकल्पिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन सब के बारे में लिख दीजिएगा, अभी तो बता ही रहे थे। धारियता का विषय, अभी हम आप बताएं, धारियता का विषय विकास के लिए हम बताए थे ना, भविष्य के बारे में, भावी पीढ़ी के बारे में सोच के जो विकास किया जाता है उसे धारियता का सिद्धांत कहा जाता है। इसको आप लंबा कर लेंगे। धरती के पास सब लोगों की आवश्यकता है पर लालच को पूरा करने का पर्याप्त संसाधन नहीं। ये किसका कथन है? कथन, मशहूर कथन महात्मा गांधी का। अगर आप लालच करते हैं, सब चीज करते हैं, देखिए अगर सिर्फ जमीन को छोड़ देंगे ना प्रकृति को, तो हमारे पास खाने पीने हर चीज का हर सामान है, पर हमारे लालच को पूरा करने का सारा संसाधन हमारे पास नहीं है, ठीक है। और ये महात्मा गांधी ने कहा था, और महात्मा गांधी की हर कथन बहुत ही सटीक होती है, ठीक है। तो इस कथन के बारे में जान जाएंगे कि अगर हम दोहन करने लगे, तो उदाहरण दे देना कि 50 साल में तेल खत्म हो जाएगा, फिर लोग क्या करेंगे? अगर हम पूरे पेड़ काट दें तो फिर लोग ऑक्सीजन लेने के लिए पीठ में सिलेंडर बांधना पड़ जाएगा, लोग कहाँ जिएंगे? तो ये सब चीजों को आप शामिल करके अच्छे से अपने भाषा में आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरण, कुछ उदाहरण लिखिए। ये 11 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो इसके उदाहरण के रूप में बहुत सारे हैं, जैसे आपके शहर में लगातार जो कटाई हो रही है, ठीक है, जमीन का जल का स्तर नीचे होता जा रहा है, इतना ज्यादा कि पानी जहाँ पहले कुएं में मिल जाता था आजकल डीप बोरिंग में नहीं मिल रहा है, ठीक है। फिर जाके जंगलों की कटाई, वायु प्रदूषण, गाड़ियां इतनी चलने लगी कि वायु बहुत ज्यादा प्रदूषित हो जा रहा है। फिर नदियों में कटाई की समस्या हो सकती है, कहने का मतलब जहाँ तेजी में नदी बहती है वहाँ कटाई होने के चलते बहुत सारे खेत डूब गए, मतलब ये डूब गए हैं या बर्बाद हो गए। ये सारी समस्याओं को आप लिख सकते हैं, ठीक है। और तालिका 1.6 में मत दिया हुआ प्रति व्यक्ति आय, इसमें सबसे ऊपर है सबसे नीचे कौन है ये लिखना है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, विभिन्न मानदंड के हिसाब से अगर जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो प्रति व्यक्ति आय में श्रीलंका सबसे ऊंचा, अधिकतम आयु में भी श्रीलंका, साक्षरता दर में श्रीलंका, स्कूल के नामांकन में भी श्रीलंका सबसे आगे है। नीचे दी गई तालिका का सर्वेक्षण है, इस पे भी कुछ क्वेश्चन है, इनको भी आप बना लेंगे, ठीक है। और इस तरीके से कुछ क्वेश्चन बचा हुआ मैं स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ, इसलिए कि अब हमारी क्लास का अंतिम समय होता हुआ, और आप सभी को अनम्यूट करने कहता हूँ। कैसा लगा आपको? आप सारे क्लास सारी चीज को बना लेंगे, सारे क्वेश्चन बनाएंगे। अब बताइए कैसा लगा आपको क्लास आज का? सभी अनम्यूट होके बताएंगे कैसा लगा आज क्लास सभी को। सारे